Hello class, welcome again in NEET 2021 NEET classes in Organic Chemistry. Hello class, हम लोग आज डिस्कस करेंगे दूसरे पीरियोडिकल ट्रेंड के बारे में। आपको याद होगा लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था और फ्रेम्ड था, कंसंट्रेटेड था एटॉमिक साइज को लेकर के। अगर आप ये सोच रहे हो कि एटॉमिक साइज का आपने एग्जाम्पल और क्वेश्चंस नहीं करवाया, तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग पहले पीरियोडिकल ट्रेंड 1 बाय 1 करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट यूज कैसे होता है, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बुकलेट सॉल्व करवाऊंगा जो नीट पे बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चंस नीट में आए होंगे इस चैप्टर के, हम उसको 1 बाय 1 एक साथ सारे पीरियोडिकल ट्रेंड को लेते हुए सॉल्व करेंगे 1 या 2 लेक्चर्स में। ठीक है, हम उसमें कंक्लूड कर लेंगे कम से कम पिछले लास्ट जो 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए होंगे। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी ये देखिए कि हम लोग दूसरा जो पीरियोडिकल ट्रेंड है हमारा है, जो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज हैं, जो फार्मूलेज हैं, ठीक है, वो सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहिए और देखिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि आपने सुना हुआ भी है, और जो बच्चे अभी 11th में हैं वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कुछ फैक्टर्स, ट्रेंड्स जो होते हैं ये हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कि पहले इस वर्ड पे चलते हैं। आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जब कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्पेसिफिकली आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयंस में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एक टेंडेंसी है ये। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की टेंडेंसी है, और एंथैल्पी का मतलब उस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हुई, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हम उसी को बोलते हैं एंथैल्पी। फिर इस वर्ड का सिंपल अगर बेसिक मतलब निकाला जाए तो हम बोलेंगे कि जो एनर्जी खर्च हुई इलेक्ट्रॉन को निकालने में किसी न्यूट्रल एटम से या फिर कई बार आयन से। ठीक है, तो मैं इसका डिफिनीशन बताता हूँ आपको। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको आप नोट करिएगा प्लीज। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी एटम इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो वो अपने गैसियस स्टेट में ही होता है। सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में एटम कभी भी जो है इलेक्ट्रॉनों को लॉस नहीं करते। तो अगर आपने कभी ये सोचा हो कि सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को लॉस होता है, तो वो पूरी तरीके से गलत है एक्चुअली। हमेशा सॉलिड का एटम पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैस में जाएगा, और लिक्विड वाला पार्टिकल गैस में जाएगा तो गैसियस एटम में जाकर के वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है। तो उस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने में एनर्जी खर्च हुई, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो जूल पर मोल दोनों में डिफाइन किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो जो उसका बेसिक यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है। ठीक है, बेसिक जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है, जिसमें हम ये पता करते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में कितने किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। ठीक है, तो वापिस आइए। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स इंडिकेट करता है, शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब भी हम बाहर निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ हमको देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन है, मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब होने का मतलब डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को हमेशा कहाँ से निकालेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, गैसियस स्टेट में है, और उसने इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया, तो वो बनाएगा
ध्यान से देखिएगा, कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके गैसियस आयंस में कन्वर्ट होता है, और इस तरह इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी, जो एनर्जी खर्च हुई है, हम उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा होती है पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कभी भी ध्यान से देख लीजिए, आप समझ बता रही है मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़े बार फिर से इसको थोड़ा देखिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया सोडियम, तो आप सोचेंगे सर सोडियम तो मेटल है और मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सारे मेटल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं पहले वो गैसियस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे बिफोर गोइंग फॉर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में जाने से पहले वो अपने आप को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सारे मेटल पहले सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट होते हैं। अगर ये सॉलिड में है तो पहले ये सोडियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फिर जो सोडियम गैस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इस प्रोसेस में जो सोडियम सॉलिड जो सोडियम गैस है, यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होती है हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये एक ऐसी तरह की एंथैल्पी है जिसमें कोई भी जो सबस्टेंस है, चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, वो हमेशा अपने सारे अलग अलग आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं एक टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ तो दो तरह का वर्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है समझने के लिए। पहला गैसियस, कैसा गैसियस? आइसोलेटेड। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आइसोलेटेड का मतलब होता है जब एटम्स को अलग अलग कर दिया जाए, और कोई भी सिंगल एटम गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है क्लास, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी सॉलिड पहले अपने आप को गैसियस में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, और यहाँ पे जो एनर्जी खर्च होगी हम उसको बोलेंगे एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो रही डिफिनेशन के बारे में बात। थोड़ा और इसके आगे बात करते हैं, ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड्स के बारे में तो पहले तो एक छोटी सी बात आप दिमाग में रखेंगे, छोटी सी बात दिमाग में रखेंगे। कौन सी वाली बात? जो भी ट्रेंड है या फैक्टर्स है वो अपनी जगह पे तो सही रहेंगे, लेकिन आपको जो दिमाग में रखना है वो ये कि अगर न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से स्ट्रांग हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पहला कॉन्सेप्ट, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों के साथ, उतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस के बीच की जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड करेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हायर बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो विल बी हायर। सिंपली, ठीक है, समझ बात आ गई? अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करेंगे, तो आप देख रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड जनरली क्या होती है, साइज छोटी होती चली जाती है। छोटा साइज का मतलब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है, तो साइज छोटा होने की वजह से जो एंथैल्पी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये बढ़ती चली जाती है, एक्सेप्ट सम पेयर, एक्सेप्ट सम पेयर। ठीक है, अब वो पेयर कौन कौन से हैं? सेकंड पीरियड में जो पेयर है, सेकंड पीरियड में जो पेयर है उसके बारे में बात करूं मैं। सेकंड पीरियड में जो पेयर है वो है, आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन हीलियम तो हो गया, लिथियम बेरिलियम बोरान, ठीक, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सेकंड पेयर में इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसके नीचे सारे पेयर को आप समझ लेंगे कि कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अलोंग द पीरियड जनरल टेंडेंसी क्या है? जनरल जो ट्रेंड है वो एंथैल्पी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने की वजह से जो एंथैल्पी है वो होगी कम। तो सीधे सीधे शब्दों में जो साइज है, ठीक है, जो साइज है ये डिसाइड करेगा, तो साइज ये डिसाइड करेगा एंथैल्पी को। तो आप ऐसे समझिएगा कि जो डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है,
साइज ज़्यादा हुआ तो ये होगा कम, इसलिए साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहां जहां भी साइज बढ़ा, साइज बढ़ने के जो भी फैक्टर्स हैं, साइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, लास्ट लेक्चर देखिए आप। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, साइज अगर आपको पता है कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा, तो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बता लेंगे। ठीक है। चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ट्रेंड है वो सिंपल ये होता है, अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा अप्लाई हुआ, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। अभी मैंने क्या बोला, ज्यादा चार्ज अप्लाई होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ज्यादा चार्ज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सिंपली, और कुछ दिमाग नहीं आपको खर्च करना है। इसके अलावा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो पहले ये जानिए कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते क्या है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब जब किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हो या हाफ फिल्ड हो, कंप्लीटली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन से स्टेट को बोलते हैं स्टेबल स्टेट। जैसे कि S2 होता है, P में P3 होता है, और P6, D में D5, D10 होता है, और एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें D3, जबकि F में F7 और F14 होता है। ध्यान से देखिए, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय लास्ट में ये कंडीशन आए, तो हम इसको बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और तब इलेक्ट्रॉनों को निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। S2, P3, P6, D5, D10, D3 एक्सेप्शनली D3 भी होता है, समय आने में एक्सप्लेन कर दूंगा। F7, F14 आप पहले इतने को लर्न रखिए कि ये स्टेट आएगा तो आयोनाइजेशन वैल्यू होगी ज्यादा। तो मोर स्टेबल स्टेट, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये 3 फैक्टर्स पहले आप पढ़िए, समझिए, ध्यान से सीखिए। फिर और स्टेट के बारे में और क्वेश्चंस करते समय मैं आपको और तरीका बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है क्लास, तो अभी आप देखिए इसको, समझ में बात आ रही है। तो जहां जहां साइज वैरी करेगा आप समझा लेंगे, ठीक है, समझा लेंगे। दूसरा कि ये एक्सेप्शन कैसे आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। बेरिलियम और बोरान को देखिए, साइज जो है, साइज के मामले में मैं आपको बता दूं तो साइज है वो बोरान की छोटी होती है। बोरान की जो साइज है वो छोटी होती है, ठीक है। तो साइज जो है बोरान की छोटी है, ठीक है, स्मॉलर साइज, और यहाँ पे लार्जर साइज है। साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज किया, लेकिन बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 और 2s2। लास्ट में 2s2 है, जबकि यहाँ पे लास्ट में आएगा 2s2 और 2p1, 2s2 और 2p1। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, अगर पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो हम कहाँ से निकालेंगे, p1 स्टेट से, और यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, s2 स्टेट से। s2 ज़्यादा स्टेबल होता है, पीछे आप देख रहे हैं, p1 उसके कंपेयर में कम स्टेबल होता है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब कि डेल्टा जो होगा, जो डेल्टा IH1 होगा और डेल्टा IH1 जो होगा, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी वो इसकी होगी कम, क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन है और ये स्टेबल कंडीशन है, तो ये हो गई कम। इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम। जबकि साइज के अकॉर्डिंग बोरान की साइज छोटी है, तो बोरान की साइज छोटी होने की वजह से उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम बोरान में साइज का फर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए साइज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होने की वजह से हम डिसाइडिंग फैक्टर पे रखते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जब भी सेकंड पीरियड का या सेम पीरियड के एलिमेंट्स होंगे और साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी या कंपेरेबल होगी, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड करेगा कि किसकी एंथैल्पी होगी ज़्यादा। यही बात होगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन का लास्ट कन्फिग्रेशन है P3, जबकि ऑक्सीजन का P4 है। P3 स्टेबल होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन होगा ज़्यादा।
अब डिस्कस करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लास थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। नाइट्रोजन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन P3, ऑक्सीजन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन P4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आप चार्ट पे मत जाइएगा कि सर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, ये तो नॉन मेटल है। क्वेश्चन पे बस पे फोकस करिए और कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी क्वेश्चंस है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा P3। इसका मतलब जो पहला, मेरी बात ध्यान सुन रहे हैं, जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एंथैल्पी खर्च होगी वो पहला किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि स्टेबल है। लेकिन दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, देखिए सी, किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो आप जब भी कंपेयर करते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा कि फर्स्ट एंथैल्पी की बात कर रहे हैं कि सेकंड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। सेकंड एंथैल्पी में चीजें उलट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, उसको ध्यान रखिएगा। सेकंड एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, फर्स्ट एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। वही बात यहाँ पर भी लागू होगा। फर्स्ट एंथैल्पी बेरिलियम की ज्यादा होती है जबकि सेकंड एंथैल्पी बोरान की ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और फिर मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जबकि मैग्नीशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है। तो यहाँ से मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और हो गया वो प्लस। ठीक, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग हैं डेल्टा IH1, इसको बोलते हैं हम लोग हैं डेल्टा IH2। दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा ही सेम एलिमेंट के लिए, सुन रहे हैं मेरी बात, हमेशा ही सेम एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सेकंड से कम होती है, सेकंड थर्ड से कम होती है। जैसे जैसे एंथैल्पी की वैल्यू जो है, नंबर बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती जाती है। चूंकि एलिमेंट सेम है लेकिन इसके ऊपर आ गया चार्ज, और चार्ज बढ़ने से एंथैल्पी बढ़ जाती है। इसलिए मैग्नीशियम की सेकंड एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की थर्ड वाली सेकंड से ज़्यादा होगी, सेकंड वाली फर्स्ट से। आप चार्ज के हिसाब से इसको जो है अरेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरे तरह के सबस्टेंस जैसे कि कार्बन है या उसके दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके भी एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन था सिर्फ ट्रेंड्स को लेके और फैक्टर्स को लेके। आप एक बार फिर से देख लीजिए, सब कुछ पूरा बोर्ड देखिए। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कार्बन को लेकर के ये बातें कैसे लागू होती हैं। ठीक है, ये बातें कैसे लागू होती हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से पुल्ड होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से पुल नहीं होगा, ये सारी बातें भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ, मैं क्वेश्चन पुट करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हुआ। वहां से आप समझ जाएंगे कि ये ट्रेंड कैसे काम कर रहा है। अभी फिलहाल इस लेक्चर में आप इस ट्रेंड को बस देखिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा दूसरा ट्रेंड। जितने भी दूसरे ट्रेंड्स हैं, सारे ट्रेंड्स पढ़ने के बाद हम सब पे बेस्ड नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस। नेक्स्ट